हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को अवश्य देख लेना, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके एग्ज़ाम हॉल में छपते हैं। मैं यहाँ पर प्रूफ भी दिखाऊंगा, और यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दो। इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको निःशुल्क देने का काम किया जाता है, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जाते। तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बनता है, तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। कमेंट तो लाखों बच्चों का आया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन फीडबैक दिया है बच्चों ने, परंतु यहाँ पर मैं कुछ बच्चों का दिखाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। इस कमेंट में आप सभी साफ साफ पढ़ सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है, सर आप एग्जाम से 1 महीना पहले जो हम लोगों को सजेशन प्रोवाइड करवाते हो, उसी सजेशन से सेम टू सेम हूबहू सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से आप लोगों के लिए काम करता आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा ये अनुभव जो है अब दिखने लगा है छात्रों के बीच। तो प्यारे बच्चों, इसमें साफ साफ लिखा गया, जैसा कि आप सभी पढ़ सकते हो। थैंक्स और लॉट ब्रो। आज मेरा एग्जाम था, आज के पेपर में बिल्कुल आपके द्वारा बताए हुए क्वेश्चन ही आए थे। तो इस तरह का लाखों की संख्या में बच्चों का कमेंट आ चुका है। और यदि आप भी चाहते हो एग्जाम में टॉप करना, वो भी कम समय में, तो मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों को अवश्य देख लेना। और मेरे द्वारा जो उत्तर बताए जाते हैं वो भी आसान व सरल शब्दों में बताए जाते हैं, जो कि बच्चों की रटने की आवश्यकता नहीं होती है, देखने के बाद ही आपको याद हो जाता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक एक बात को आपको शुरू से लेकर अंत तक समझना है, ठीक है। BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 3 का भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहले पेपर नंबर 4 का देख लेते हैं। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसरों के द्वारा जो है तैयार किए गए हैं, काफ़ी आसान व सरल शब्दों में। यदि आप एक बार इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लोगे तो मन की गति से आपको याद हो जाएगा, और पूरी लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं भूल पाओगे। तो समझ सकते हो कितने आसान व सरल शब्दों में इनका उत्तर तैयार किए गए हैं। और मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं उसे आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो, तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने भी ना आपको 100 में 100 मार्क्स प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें भी जो है आसान शब्दों में उत्तर चाहिए, ठीक है। उन्हें भी जो है आसान शब्दों को उत्तर देख के वो इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको फुल मार्क्स प्रदान करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 5 वर्षों से आप लोगों को नोट सजेशन देने का काम करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे प्रोफेसर के द्वारा मेरे द्वारा जो है उत्तर तैयार किए जाते हैं। ये प्रश्न जो है पिछले 7 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। आप एक बार क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 100% गारंटी वाली सभी बातें होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। ये प्रश्न इतना लाजवाब है जो कि प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक बार ये प्रश्न को दिया ही जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो पहले हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को लिख लो, ठीक है। यदि आप लिख लेते हो प्रश्न को तो काफ़ी अच्छी बात है, और मैं बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप प्राप्त कर पाओगे, वो भी मात्र 1 सेकेंड में, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप प्राप्त कर पाओगे, वो भी कुल मिलाकर 1 सेकेंड में। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रश्नों को लिखते चलोगे, ठीक है। ये प्रश्न को आप लिख लो, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और लगातार रिपीट होते आ रहे हैं, ओके। तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या। इसका मैं थोड़ा सा झलक दूंगा, ठीक है। आपको तो उत्तर मिलेगा ही, परंतु थोड़ा सा झलक दे दूं ताकि आपको भी लगे हाँ वाकई में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप लोग प्रश्न देख के ही डर जाते हो, आपके अंदर खौफ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों एवं का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं। ये प्रक्रिया केवल एक समय ना होकर निरंतर चलती रहती है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक समय के लिए अस्थायी नहीं रहता। जैसे कि एक समय के लिए ये मान के चलो कोई जगह है, इस जगह के लिए अस्थायी नहीं होता, हमेशा निरंतर चलते ही रहती है, ठीक है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने इन प्रश्नों का आप लोगों को झलक दे दिया है, ठीक है। और इस प्रश्न को आप सबसे पहले लिखो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते आ रहे हैं। इसकी खूबसूरती हम अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगातार पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का परीक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, उसमें व्यवस्था उपागम का क्या मतलब महत्व है, इसके बारे में आपको परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम मानव स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं,
मैं थोड़ा सा झलक देता जा रहा हूँ, उत्तर तो आप लोगों को मिलेगा ही। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी, उपागम, मानव स्वभाव, मानव का जो स्वभाव है जन्म से ही बहुत अच्छा व सहयोगी, ठीक है। आपका भी सहयोग यानी कि मेरा भी स्वभाव जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को सहयोग करना है, तो आपका भी मतलब स्वभाव होना चाहिए दूसरे का सहयोग करना। सहयोगी प्रवृत्ति का और है, ठीक है। मानव द्वारा दूसरों की मदद करने एवं कल्याण की भावना ने ही विकास को संभव बनाया है, ठीक है। जैसे कि आप हो, हम हैं, या कोई भी है, ठीक है, और एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, मैं आपका मदद कर रहा हूँ, आप अपने जूनियर का मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कल्याण की भावना ने ही विकास को संभव बनाया है। जब हम एक दूसरे का मदद करेंगे तो ही विकास होगा, ठीक है। तो ये मदद करने की भावना आप सभी के अंदर होनी चाहिए। मानव स्वभाव में विकार व्यक्तियों के कारण नहीं बल्कि पूरी बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन में व्यवस्था का उपागम। तो प्यारे दोस्तों, ये व्यवस्था का उपागम को हम लोग और भी अच्छे ढंग से समझेंगे। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्यों घबराना नहीं है, इससे भी आसान शब्दों में आपको हम उत्तर बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है 1980 से भारत अमेरिकी संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे बारीकी से, ठीक है। 1980 में जागरण यानी कि स्वदेशी अमेरिकियों से पार्थक्य, ठीक है, परिचय इसका हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न ना कहीं आपकी सोच क्या है इसके बारे में पता लगाने के लिए ये प्रश्न दिया गया है। 1980 से भारत अमेरिकी संबंधों का विवेचना, यानी कि 1980 से लेकर अब तक भारत और अमेरिकी संबंध की विवेचना आपको करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि भारत और अमेरिकी के संबंधों के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न बोले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप में से कुछ बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीपीएससी के भी, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतर प्रश्न हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसके बारे में झलक दे दूं आपको, इसके बाद उत्तर की बात तो करते ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ना तो वास्तव में दोस्त और ना ही दुश्मन है, ठीक है। ना तो ये एक दूसरे का रियल फ्रेंड है, ना ही रियल दुश्मन है। दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव आते रहता है, ठीक है। कभी सुनते हो भारत ने अमेरिका को ये बोल दिया, तो अमेरिका ने भारत को ये बोल दिया। तो भारत के तटस्थ एनम रुख से शुरू होकर कोल्ड वार के दौरान अलग अलग रास्तों तक और अंततः रणनीतिक अभिसरण के वर्तमान समय तक चला आया, ठीक है। 21वीं सदी में भारत अमेरिका भू राजनीतिक और वैश्विक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों को 21वीं शताब्दी में एक परिभाषी साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। ये साझेदारी अमेरिकी में बढ़ती भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में और भी मजबूत हो गई है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बता दूं, करीब इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं अभी के समय में, ठीक है। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? यूट्यूब। और ये यूट्यूब कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। ये गूगल कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे कुछ वर्क कर रहे हो या गूगल पे कोई वर्क कर रहे हो, तो ये सारे अमेरिका के ही हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं भारत पर निर्भर है, और भारत के लोग अमेरिका पे कह सकते हैं निर्भर है। तो प्यारे दोस्तों, और भी इसके बारे में जान लेते हैं। ये साझेदारी अमेरिका में बढ़ती भारत की सॉफ्ट पावर है, ठीक है। इस बात के पर किसकी सेना जीती है? इस दावे को 1990 के जोसेफ जी ने बाउंड टू लीड द चैलेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर नामक किताब में सॉफ्ट पावर की अवधारणा के माध्यम से एक बातें कही हुई थी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग और भी विस्तार से समझेंगे, थोड़ा हम इसकी यहाँ पर आपको झलक देते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद घरेलू आय के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय प्रवासी अमेरिका में सबसे अमीर जातीय समुदाय में से एक है। सभी भारतीय वंशजों की औसत वार्षिक आय लगभग $89,000 है, जो कि अमेरिकी नागरिकों की औसत वार्षिक आय से $50,000 से अधिक है। समझ सकते हो, हमारे जो इंडियन के वंशज हैं वहाँ पे, वो अमेरिका वालों से करीब $39,000 से भी आगे है, यानी कि वार्षिक आय है, ठीक है। समझ रहे हो ना? यानी कि अमेरिकी वालों का वार्षिक आय कितना है? $50,000, और इंडियन का जो इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं उसका है $89,000 प्रत्येक वार्षिक आय। तो समझ सकते हो वो कितने ज़्यादा आगे हैं। निवेश आय के मामले में 15% लोग अमेरिकी लोग की तुलना में 20% भारतीय परिवारों की कुल आय में लाभांश से मिलने वाली आय शामिल थी, जबकि 43% अमेरिकी नागरिकों की तुलना में 52% भारतीयों को ब्याज से आय मिलती थी। तो प्यारे दोस्तों, और राजनीति में बात कर ले तो नवंबर 2016 में 5 भारतीय अमेरिकी उम्मीदवारों, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। और ऐसा करके उन्होंने नया इतिहास गढ़ा।
जबकि एमी बेरा को दूसरी बार चुना गया था। तो इसके बारे में काफ़ी हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक प्रश्न है आपका, तटस्थता आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तटस्थता आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको कहा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लिख। ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछे गए, पिछले 2 बार से लगातार पूछे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, परंतु इस बार नहीं आने की संभावना है, परंतु ये सारे प्रश्न तो आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1954 से भारत चीन संबंधों की विवेचना कीजिए। तो वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यांमार द्वारा एक शांतिपूर्वक अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील परिवर्तित किए गए। पंचशील चीन व भारत द्वारा दुनिया की शांति व सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान था और आज तक इन देशों की जनता की जबान पर है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों ने समझा इस बात को। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1971 से भारत पाकिस्तान संबंधों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो प्यारे दोस्तों 1971 से भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो 1971 से लेकर अब तक तो भारत और पाकिस्तान में संबंध में हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में ना इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जा सकता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध पर आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 1971 की जब बात की जा रही है तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बात कर ले। तो अभी कुछ कश्मीर के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में हैं, जिसे आप पीओके बोल सकते हैं, ठीक है। और अब में पाकिस्तान की जब बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से भारतीय मतलब मैटर में हस्तक्षेप किए हैं। आज़ादी की विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम कार्यक्रम के तहत भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के वीरों को पूरे देश में 75 स्थानों पर सम्मानित किया जा रहा है। संस्कृतियों का महासंगम नई दिल्ली में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करेगा जिसमें देश भर के उम्मीदवार संस्कृति आदान प्रदान भाग लेंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की समय रेखा। राजनीतिक असंतुलन। 1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा रहा, ठीक है। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाहों का राज था जो पूरे देश पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। यहाँ पर बात कर ले शासन की इस प्रणाली में बांग्लावासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिम पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों 1971 की बात जब आती है तो 26 मार्च 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भागकर भारत आ गए, ठीक है। मुख्य रूप में से पश्चिम बंगाल के असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में, क्योंकि राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा और राज्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की। तो प्यारे दोस्तों हमेशा से हमारा इंडिया जो है कहीं ना कहीं धर्मशाला रहा है, ठीक है। जो भी आता है यहीं आ जाता है, इसको जो है पूर्ण आज़ादी दे दी गई है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इंडो बांग्ला सहयोग। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले मुक्ति वाहिनी सेना एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तान सेना को मुँह खानी पड़ी, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान, ठीक है, ये सारे जो है हस्ताक्षर किए हुए थे। तो मैंने शॉर्टकट में बताया, आपको घबराने की बात नहीं है, इसका आंसर भी मैं देने का काम करूंगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए आप सभी। एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं का परीक्षण करें। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें भारत की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लेना। इसमें कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन एवं अधिकारियों के कार्यों की विवेचना करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10वां काफी प्यारा प्रश्न है, ठीक है। इसमें देख सकते हो अधिलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की समस्या और बी में दिया गया भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध से सभी वाकिफ हो। भारत और नेपाल के बीच हम लोगों का क्या संबंध है, इसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। कुल मिलाकर 3 दिए गए हैं ABC, इसमें से 2 को बनाना है आपको, वो भी संक्षिप्त रूप से लिखना है, ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं लिखना है। और यहाँ से हम बात कर ले, यहाँ से आपको कुल मिला के 5 प्रश्न इसी में से रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्यारे दोस्तों उत्तर की बात भी हम करने जा रहे हैं। उत्तर की बात करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आपने अपने कॉपी में इन सभी प्रश्नों को नहीं लिखा तो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करवाने का काम करता हूँ। आप लोग चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी डिटेल से करवाया जाएगा और मेरे एक्सपर्टीज, इसके बाद हिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के सामने कराया जाएगा, वो भी काफ़ी डिटेल्स में। यदि आपको वीडियो देखने की बात यानी कि का मन नहीं है तो आप PDF के फॉर्मेट में भी आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। PDF के फॉर्मेट में आंसर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक टेलीग्राम का, एक व्हाट्सएप ग्रुप का। तो टेलीग्राम में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी प्रश्नों का। यदि आप में से कुछ बच्चे टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं, टेलीग्राम आप यूज़ नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली एडमिन्स रखा गया है, तो आप एडमिन को मैसेज करोगे कि मुझे ना पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो भी सिलेक्टेड। जो प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। तो आप जैसे कमेंट यानी कि मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, तो आपको पर्सनली जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते हैं, जिसके 1 भी रुपये नहीं लिए जाते। और यदि आपको गेस्ट पेपर भी चाहिए आपके यूनिवर्सिटी का, तो गेस्ट पेपर भी आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसके 1 भी रुपये नहीं लगते। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही साथ यदि इस पेपर के अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से तो मैं आपको देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।